Hello friends, this is SV. Welcome to Adhigam Munch. We are present here with another new session that is Maths Pedagogy CTET Special Part 9. तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 8 कर चुके हैं। आज जो रहेगा पार्ट 9 रहेगा, इसमें हम मैथ्स पेडागोजी स्पेशल कर रहे हैं, यानी कि मैथ्स पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, यानी कि मैथ्स पेडागोजी का पार्ट 9, ठीक है। तो ये रहा इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। जो एनसीएफ 2005 कहता है, वो कहता है जो गणित शिक्षण है, यानी कि मैथ्स जो टीचिंग है, वो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। जब भी हम महत्वाकांक्षी शब्द की बात करते हैं तो किस चीज़ की उपलब्धि की ओर संकेत करता है, जो मैथ्स टीचिंग की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रहेगा गणित के संकीर्ण उद्देश्य, यानी कि गणित के जो संकीर्ण उद्देश्य हैं उसकी संस्तुति करता है, या फिर गणित के अन्य विषयों से जोड़ने की बात करता है, या फिर गणित के अनुप्रयोगों की बात करता है, या फिर गणित के उच्च उद्देश्यों के या लक्ष्यों की बात करता है। तो फ्रेंड्स यानी कि महत्वाकांक्षी की बात करते हैं हम गणित शिक्षण में, तो गणित के जो उच्च उद्देश्य हैं, ठीक है, यानी कि जो हायर लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बात करता है, उनकी उपलब्धि की बात करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी लंबा है, लेकिन उसे समझने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद जितना भी लंबा क्वेश्चन होगा उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कक्षा 2 में सम और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय, ठीक है। कक्षा 2 है, उसमें सम और विषम संख्या की बात हो रही है। संकल्पना की परिचय मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया, ठीक है। बच्चों के लिए कक्षा 2 के स्टूडेंट्स के लिए जो सम और विषम की संकल्पना प्रस्तुत की गई, उसमें मूर्त चीज़ें दिखाई गई जो सामने प्रस्तुत होती हैं। सपोज दैट 2 बॉल दिखा गई, ठीक है, उसके साथ साथ सम और विषम की संकल्पना प्रस्तुत कर रहा है कोई टीचर। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि उसके बाद, ठीक, उसके बाद टीचर ने कहा कि बच्चे आप यह देखना है, आपको इस चीज़ की जांच करनी है कि रंगों के डिब्बों में जो क्रेयनों की संख्या सम है अथवा विषम, ठीक। जो रंगों के डिब्बे दे रखे हैं उसमें जो क्रेयन होते हैं, यानी कि वो उनकी संख्या सम है या विषम। सबसे पहले एक टीचर ने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सम और विषम की संकल्पना निर्धारित की, मतलब समझा दी कि ये चीज़ सम होती हैं और इस तरह से विषम होती हैं, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको जांच करना है कि रंगों के जो डिब्बे दे रखे हैं उसमें जो क्रेन दे रखे हैं, ठीक है, उसमें जो स्टिक दे रखे हैं वो सम है या विषम, उनकी संख्या काउंट करके आपको बतानी है। एंड देन दूसरी बात, उनकी गणित की कॉपी में कागज़ों यानी कि पेजों की संख्या सम है या विषम, इस तरह से कहा आपको ये भी चीज़ बतानी है, अथवा विषम, ठीक। पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य। तो इस तरह से जो कार्य करा रही है, जो एक्टिविटी या क्रियाकलाप एक टीचर ने कराया है, वो किस चीज़ से पर निर्धारित है और किस चीज़ की संस्तुति करता है। टीचर किस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है। टीचर चाह रही है अधिगम के लिए मूल्यांकन, या फिर अधिगम के रूप में मूल्यांकन, या फिर अधिगम के अंत में मूल्यांकन, या फिर अधिगम का मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम बात करते हैं, तो एक टीचर सबसे पहले एक संकल्पना को निर्धारित कर रही है, एक संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है उसने, ठीक है। उसके बाद उसका आकलन कर रहे हैं। जब भी सबसे पहले हम कार्य कर रहे होते हैं, किसी कार्य को करने के बाद जब हम उसका एसेस करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसकी जांच कर रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स उस चीज़ को हम कहते हैं यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सबसे पहले हमने अधिगम कर लिया है, उसका मूल्यांकन हम बाद में कर रहे हैं, तो उसे हम अधिगम के लिए मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। यदि हम अधिगम का मूल्यांकन कहें, ठीक है, तो अधिगम का मूल्यांकन की हम बात करते हैं तो वो होता है असेसमेंट, यानी कि लास्ट के जो अंत में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन रहेगा ए बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। यानी कि एक चित्र दे रखा है, ठीक है, तो आयत यहाँ पे काउंट नहीं करने, ठीक है। काउंट करने के बाद जो आयत है, काउंट करने के बाद उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उस चीज़ पर हम करते हैं। यानी उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। इस तरह का जो प्रश्न किस चीज़ की वकालत करता है या किस चीज़ को जांच रहा है, यानी शिक्षार्थी के ज्ञान की जांच कर रहा है, ठीक है। कोई भी एक टीचर एक बनावट, ठीक है, एक रचना में कहती है कि बताओ इसमें कितने आयत हैं, ठीक है, गिनने के लिए कहती है, काउंट करने के लिए कहती है। उसके बाद जो ये इस तरह के प्रश्न होते हैं वो किस चीज़ की जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेडागोजी से, यानी कि पेडागोजी से एक क्वेश्चन जोड़ दिया गया है, शिक्षार्थी के ज्ञान की जांच करता है, ठीक है। या फिर हम बात करें शिक्षार्थी के समझ बोध की जांच करता है, बोधगम्यता की, यानी कि अंडरस्टैंडिंग की। या फिर शिक्षार्थी की सृजनता यानी क्रिएटिविटी की जांच करता है। या फिर शिक्षार्थी की याद करने की शक्ति, ठीक है, यानी कि मेमोरी पावर की बात करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो हो रही है शिक्षार्थी की समझ, शिक्षार्थी के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी बोधगम्यता है, क्योंकि वो आयतों को कितनी काउंट कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है शिक्षार्थी के समझ और अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, शिक्षार्थी के ज्ञान की बात नहीं हो रही, क्रिएटिविटी की बात, क्योंकि क्रिएटिव करने से संबंधित तो कोई चीज़ है ही नहीं। और शक्ति यानी कि स्मरण शक्ति की बात नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। कक्षा 3 में यदि गुणन की हम बात कर रहे हैं, गुणन मल्टीप्लिकेशन की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका जो मूल संकल्पना है वो क्या है? दो अंकीय संख्या को दो अंकीय संख्या से गुणा करना, यानी कि 2 डिजिट नंबर की 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना, इस चीज़ की संकल्पना यानी कक्षा 3 में होनी चाहिए, ठीक है। या फिर गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण की बात हो रही है, या फिर गुणन पर आधारित शब्द समस्या की बात हो रही है, या फिर 3 अंकीय समस्याओं को 10 से गुणा करना। इस तरह जो गुणन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि गुणन के गुणधर्म, जो मल्टीप्लिकेशन है उसके गुणधर्म की बात होनी चाहिए, ठीक है। और उसके समूह गुण मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होता है, चाहे दोहरी हो या इकेरी हो, उसकी बात हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यानी कि भिन्न फ्रैक्शनल नंबर की जब भी हम बात करते हैं, फ्रैक्शन की बात करते हैं, कि इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शनल नंबर देते हुए टीचर ने कहा कि आपको ऐसे नंबर लिखकर एक सूची तैयार करनी है, ठीक है, यानी कि एक लिस्ट तैयार करनी है। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो किस ओर की संकेत करता है, यानी कि यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, ठीक है, यानी कि बच्चे के सोचने के उच्च स्तर को, या विश्लेषणात्मक सोच को, या फिर त्रिविमीय या फिर आकाशीय सोच को, या फिर सोचने के निम्न स्तर को। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो प्रश्न है वो स्टूडेंट्स के सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है, निम्न स्तर की ओर संकेत करता है, ठीक, यानी कि लिस्ट बना देना सिर्फ एक निम्न स्तर है सोचने का। यदि हम बात करें कि उन भिन्नों का हमको कैलकुलेशन भी करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आदि करना है, तो उसमें विश्लेषणात्मक सोच की बात रहेगी। तो लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है जो सोचने का निम्न स्तर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। सबसे पहले शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। कक्षा 5 के स्टूडेंट्स में एक टीचर ने कहा कि आपको समाचार पत्र वितरित कर दिए, ठीक है, स्टूडेंट्स को, और कहा कि आपको पढ़ना है जो मैच है भारतीय टीम ने के खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर, उसको पढ़ो, ठीक है। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। जो मैच का स्कोर रहा, ठीक है, उसका एक ग्राफ खींचने के लिए कहा, दंड ग्राफ, जिसे हम
स्तंभ ग्राफ कहते हैं, यह शिक्षिका प्रयास कर रही है। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का प्रश्न, यानी कि न्यूज़पेपर में से स्कोर पढ़ने के बाद किसी मैच का, चाहे वो भारतीय मैच हो, ठीक है, एक ग्राफ बनाने के लिए कहा स्टूडेंट्स के लिए, तो ये जो प्रश्न किस ओर संकेत करता है, यानी कि शिक्षिका प्रयास करे, शिक्षिका जो टीचर है किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो शिक्षिका जो प्रयास कर रही है किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, यानी कि छात्रों के वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने की, जो छात्र का गणितीय शक्ति है या संकल्पना, उसके और उसके वास्तविक जीवन जो है रियल लाइफ के बीच संबंध स्थापित करने की सहायता करने की कोशिश कर रही है, या फिर परियोजना उपागम छात्रों को शिक्षा देने की, परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, या फिर कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की, या फिर छात्रों के तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तार्किक क्षमता की बात नहीं हो रही और आनंद की बात तो हम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इस तरह की जो क्रियाकलाप या एक्टिविटी करा रही है एक टीचर, वो स्टूडेंट्स के वास्तविक जीवन की बात कर रही है, वास्तविक जीवन का जो संबंध है वो गणित की संकल्पना से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होंगे, यानी मूल्यांकन। कक्षा 4 के लिए जो समय है उस चीज़ को पढ़ाते समय कौन कौन से मूल्यांकन हो सकते हैं, यानी केवल सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, सिर्फ समय पर घड़ी पढ़ना, यानी कि स्टूडेंट को यह सिखाना कि वो घड़ी को अच्छी तरह पढ़ सकें, यानी कि वो समय देख सकें। ये नहीं होगा क्योंकि इससे पहले भी बच्चे घड़ी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि बी ऑप्शन की बात करें, अंक घड़ी और सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, या फिर घंटा, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना मिनट और सेकंड में संबंध, ठीक है, इस तरह की बात हो रही है। या फिर हम बात करें केवल अंक घड़ी पर समय पढ़ना, एएम पीएम की संकल्पना, या फिर केवल अंक घड़ी पर समय पढ़ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कक्षा 4 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि अंक घड़ी पर सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, दोनों तरह की घड़ी पर समय पढ़ना, ये तो उद्देश्य रहेगा ही रहेगा समय से संबंधित, ठीक है। कक्षा 4 की किताब में आधा घंटा, ठीक है, अधिक या चौथाई घंटा कम, एएम पीएम सभी संकल्पना मिनट और सेकंड संबंधी। फोर्थ क्लास से यह अपेक्षा रखी जाती है कि फोर्थ क्लास के पाठ्यक्रम में यह सारी चीज़ हों, यानी कि समय से संबंधित, क्योंकि वो घड़ी को अच्छी तरह से पढ़ पाए, घड़ी का एक विश्लेषण कर पाए, वो अंक घड़ी को पढ़ पाए कि आधे घंटे की सुई, मिनट की सुई, यानी घंटे की सुई, मिनट की सुई, एएम पीएम सभी की संकल्पना को वो अच्छी तरह से बेहतर समझ पाए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, यानी कि एनसीएफ 2005 यह कहता है कि गणित की जो लंबी आकृति है वो किस ओर संकेत करती है। चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना, या फिर गणित के खेलों का सृजन, या फिर हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, या फिर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो फिर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो गणित की लंबी आकृति की हम बात करते हैं तो एनसीएफ 2005 कहता है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि बच्चों में इस तरह का लॉजिकल पावर निर्धारित की जाए, बच्चों की सोच और तर्क शक्ति, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बनाई जाए कि एक संकल्पना जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसके आधार पर वो दूसरी संकल्पना को बनाना सीख सके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 9, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन संबंधित जो भी स्किल्स होती हैं बच्चों की, उसे किसके द्वारा डेवलप कर सकते हैं या उसे बढ़ा सकते हैं। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, कक्षा में प्रैक्टिस का आयोजन करके, यानी कि गणित संबंधी जो कैलकुलेशन संबंधी प्रश्न उनका अभ्यास कराया जाए, उनकी प्रैक्टिस कराई जाए, ठीक है। या फिर संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के
बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, या फिर केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, या फिर केवल एल्गोरिदम का वर्णन कर कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एल्गोरिदम की बात करते हैं। एल्गोरिदम इस चीज़ की ओर संकेत करता है कि सिर्फ गणित से संबंधित फॉर्मूलों को रटा दिया जाए और उनसे आधारित गणनाएं की जाएं। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा, करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि कक्षा में अभ्यास है तो क्रियाशील, यानी कि इस तरह की एक्टिविटी निर्धारित की जाएँ, इस तरह की गतिविधि निर्धारित की जाएँ जिससे बच्चे अधिक से अधिक जो कैलकुलेशन संबंधित गणनाएं हैं, यानी कि कुल मिला के गणनाएं हैं मैथ्स संबंधित, उनको क्रिएटिविटी के द्वारा वो अभ्यास कर पाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यानी कि इस सीरीज़ का यह है 10वां क्वेश्चन। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ, यानी कि विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। कोई एक टीचर है, वो कक्षा 3 में जा रहा है विद्यार्थियों को लंबाई पढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि विभिन्न इकाई, लंबाई से संबंधित विभिन्न इकाई पढ़ाने जा रहा है, तो उस वो कक्षा में क्या चीज़ ले जा सकता है, यानी कि वो टीचिंग एड जो होते हैं उन्हें कौन कौन सी निर्धारित कर सकता है। यानी कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाली छड़ या नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा निर्धारित होती है उसे ले जा सकता है, यानी कि वो नापने का एक रोलर जो फुट्टा होता है उसे ले जा सकता है, या छड़ ले जा सकता है लंबाई नापने के लिए, या फिर पट्टी जो वास्तुकार द्वारा निर्धारित है उसे ले जा सकता है। या फिर बी की बात करें, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर, उसे ले जा सकता है। या फिर विभिन्न इकाइयों का संबंधित चार्ट ले जा सकता है, चार्ट के द्वारा बच्चों को लंबाई से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, या फिर सेंटीमीटर वाला रोलर। तो फ्रेंड्स कक्षा 3 की यानी कि छोटी क्लास की बात हो रही है, तो सेंटीमीटर और मीटर वाला टेप नहीं ले जा सकता और चार्ट से बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए एक टीचर को चाहिए कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर ले के जाए वो, ठीक है, जिससे वो लंबाई निर्धारित कर सके, ठीक है, या फिर वो एक छड़ लेके जाए जिसके द्वारा वो लंबाई की संकल्पना को प्रस्तुत कर सके, या फिर वो वास्तुकार द्वारा एक पट्टी लेकर जाए इसके द्वारा वो लंबाई को निर्धारित कर सके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड आई होप ये सीरीज आपको हेल्प करेगी आपकी समझ को विकसित करने में। तो फ्रेंड्स ये था मैथ्स पेडागोजी सीटेट स्पेशल पार्ट 9, इसमें हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप ये आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये सीरीज़ थोड़ी भी हेल्प करती है तो लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरी दें एंड अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।